नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जो 13 नवंबर को जो यूजीसी नेट हिंदी का पेपर हुआ था ना दूसरे शिफ्ट में, उस शिफ्ट के पेपर 1 के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें 50 प्रश्न पूछे गए, जिसमें सारे क्वेश्चंस हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और उसका सीधा उत्तर देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा है कि एक पुरुष की एकमात्र बहन ए है और बी के पिता का नाती सी है, ए का सी से क्या संबंध है। तो इसका जो उत्तर, हम यहां उत्तर वही बात करेंगे जिसको एनटीए मान्य करता है, जिस उत्तर को एनटीए मानता है, ध्यान में रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया डी। पहला क्वेश्चन का उत्तर है डी, माने कि 4 क्या लगती है, मां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है अवबोध स्तर पर शिक्षण आयोजित करने हेतु मुख्य आवश्यकताएं क्या है। मतलब ये शिक्षण अभिवृत्ति से पूछा है, ब्लूम टेक्सोनॉमी से, है ना। तो ये प्रश्न है अवबोध स्तर पर शिक्षण आयोजित करने हेतु मुख्य आवश्यकताएं क्या है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है प्रस्तुत किए जा रहे और अवधारणाओं से संबंधित बड़ी संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देना। ठीक है। दूसरा विकल्प है तथ्यों को रेखांकित करने वाली मुख्य विशेषताओं को याद करने पर बल देते हुए उनकी प्रस्तुति। तीसरा विकल्प है अपेक्षित सूचना को तुरंत उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करना। चौथा है डी है किसी मुद्दे के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की जांच हेतु परिचर्चा आयोजित करना। अंतिम है ई विद्यार्थियों को प्रस्तुत तथ्यों की स्वयं द्वारा व्याख्या करने का अवसर प्रदान करना। तो इसका जो उत्तर नेट जो एनटीए मानता है वो इसका उत्तर मानता है 1। इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कौन कौन इसका उत्तर हो जाएगा, यहां से देखिए ए डी, ये उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों, ए डी ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक उत्तम कक्षागत वार्ता किससे विकसित करने में सहायता होनी चाहिए। मतलब पूछ रहा है कि एक उत्तम कक्षागत वार्ता, मतलब जो कक्षा में जो बातचीत होती है उसको विकसित करने में क्या सहायक होती है, उस बातचीत को विकसित करने में क्या सहायक होती है ना। तो पहला विकल्प आपका क्या दिया है, पहला विकल्प है विशिष्ट भाषा शब्दावली युक्त भाषा, बृहत आलोचना, तीसरा सारांश युक्त भाषा, चौथा प्रौद्योगिकी उन्मुखता। तो इसका जो उत्तर है वह दिया है 3, माने कि सारांश युक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की उन विधियों में आईटीसी समर्थन निहित है। शिक्षण की किन विधियों में आईटीसी समर्थन निहित है। मतलब कि ये पूछ रहा है कि किस विधि में आईटीसी का प्रयोग होता है। हाँ, तो इसका चलिए उत्तर हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, व्याख्यान विधि, दूसरा गुंजित सत्र में, तीसरा अंतःक्रिया प्रस्तुति में, और चौथा बोल रहा है ए ओ एस नहीं ओ ए ओ सी एस एम मुक्स। तो चौथा का उत्तर हो जाएगा मुक्स में। मुक्स ऑनलाइन कोर्सेस होता है जो उच्च शिक्षण में ही प्रयोग किया जाता है इसका, मतलब उसके लिए एक योजना है, एक बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। पांचवा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। ठीक है, पहला कथन क्या बोल रहा है कि संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक रूप से साझा उद्देश्य का परिणाम माना जाना चाहिए। तर्क, क्योंकि आमतौर पर प्रभावी शिक्षक अधिगमकर्ता के साथ संप्रेषण हेतु उनकी सामान्य विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करता है। नीचे आपके विकल्प दिए गए हैं, ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, इसी तरह से विकल्प दिए गए हैं कुछ करके। और इसका जो मान्य उत्तर है वह है 1, ये नंबर, ये इसका सही उत्तर है। ये
ये और दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ कक्षागत संप्रेषण प्रारंभ करना बेहतर होता है? श्रवण आदेश द्वारा, उपाख्यान द्वारा, गैर संदर्भगत प्रश्न पूछकर, या चौथा अनौपचारिक टिप्पणियां द्वारा। तो इसका उत्तर है उपाख्यान द्वारा, मतलब कि व्याख्यान के पहले जो बात बोली जाती है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पर जोर होता है कहलाता है द्वितीय स्तर शोध। ये चौथा ऑप्शन है, द्वितीय स्तर शोध, पारिस्थितिगत शोध, सैद्धांतिक शोध और अभ्यासकर्ता शोध। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय स्तर शोध। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये पूछ रहा है ना, वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पर जोर देता है। मतलब कहने का मतलब ये है ना इसका भाई, कि कोई ऐसा शोध जो किया हुआ है, हाँ, सिद्धांत के प्रयोज्यता के अन्वेषण, प्रयोज्यता मतलब कि कोई सिद्धांत किसी ने निकाला है, उसके अन्वेषण पर आप काम करेंगे, तो ये द्वितीयक हो गया। ये हो गया सेकंड मेथड इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? द्वितीय स्तर शोध, द्वितीय स्तरीय शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस शोध सोपान में आईटीसी और शोध नैतिकता के अनुप्रयोग के संदर्भ में विवाद की संभावना एवं गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक होती है? प्रश्न समझ में आ गया? तो इसका जो उत्तर है वह मानता है एनटीए प्रदत्त विश्लेषण और शोध परिणामों की रिपोर्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियत मूल धनराशि का, यहां से गणित के प्रश्न है, एक नियत मूल धनराशि का 5% की वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है, मूल राशि कितनी है? तो इसका जो उत्तर है वह है 400 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माने कि विकल्प 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक विश्वविद्यालय स्तर का शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान में नामांकित स्नातकों के सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निष्पत्ति अभिप्रेरणा के मध्य संबंध का अध्ययन करना चाहता है। इतर्द इस संदर्भ में कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी? पहला विकल्प दिया है प्रयोगात्मक शोध विधि, कार्योत्तर शोध विधि, विवरणात्मक शोध विधि। चौथा है प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित विधि। तो इसका जो उत्तर है वह उत्तर है कार्योत्तर। अच्छा, एनटीए मैंने गौर किया है कि यहाँ यूजीसी के जितने भी पेपर उनके क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर ये कार्योत्तर शोध विधि इनका एकदम फेवरेट टॉपिक रहा है। इससे प्रश्न एक ना एक तो आते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, 11वां प्रश्न है, सम एनिमल्स आर नॉट हार्मफुल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस? पहला पार्टिकुलर अफर्मेटिव, दूसरा पार्टिकुलर नेगेटिव, तीसरा यूनिवर्सल नेगेटिव, चौथा यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो इसका जो उत्तर है वो है पार्टिकुलर नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न इसमें AEIO वाले प्रश्न से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वस्तु की बिक्री पर 8%, 10% और 12% की 3 उत्तरवर्ती छूटों की वास्तविक माने कि समान छूट क्या है? तो पहला विकल्प है 28.316%, दूसरा 27.316%, तीसरा 28.136%, चौथा 27.631%। तो इसका जो उत्तर है वह है 2 माने कि 27.316%।
अगला प्रश्न है, एक उत्तम लिखित संप्रेषण में खाली स्थान क्या होगा, मतलब कि क्या होगा। तो इसका जो उत्तर है वह है प्रत्याशित प्रयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, शोध उपकरण के चयन हेतु निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दे हैं। पहला, शोध उपकरण की वैधता, शोध उपकरण की विश्वसनीयता, शोध उपकरण के उपयोग हेतु समय और संसाधन की दृष्टि से अपेक्षित लागत, डी, शोध उपकरण की पृष्ठगत आभासी वैधता, या ई, शोध पर्यवेक्षक की समिति। तो इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका उत्तर है 3। ये उत्तर है, ये में क्या क्या है, ए, बी और ई। इसका उत्तर है ए, बी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित तर्क पर विचार कीजिए। मुख्य आधार वाक्य, कोई भी वर्ग आयताकार नहीं होता। गौण आधार वाक्य, सभी आयत वृत्त होते हैं। निष्कर्ष, कुछ वृत्त वर्ग नहीं है। अब ये पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका उत्तर हो जाएगा ये ई, ए, ओ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी को औपचारिक रूप से विहित विषय के अध्ययन में अवधारणाओं और सिद्धांतों के अवबोध, विश्लेषण और व्याख्या में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में अधिगमकर्ता के कौन से अभिलक्षण विशेषताओं, मतलब विलक्षण माने विशेषताओं की जांच करना सबसे संगत होगा। पहला विकल्प शैक्षिक अभिलक्षण, दूसरा सामाजिक अभिलक्षण, तीसरा संवेदनात्मक अभिलक्षण, चौथा संज्ञानात्मक अभिलक्षण। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है संज्ञानात्मक अभिलक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तर्क वाक्य पर विचार कीजिए। पहला क्या तर्क वाक्य दिया है, कोई भी टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, कुछ टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है। तो अब विरोध वर्ग, अब क्या दिया है, विरोध वर्ग के अनुसार उपरोक्त विधि को क्या कहा जाता है। पहला उपाश्रयण, दूसरा उपविरितार्थ शब्द, तीसरा विरोधाभास, चौथा विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वह उत्तर होगा ए, उपाश्रयण। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में कुल संप्रेषण की विशेषताओं में शामिल है। कक्षा में कुशल संप्रेषण की विशेषताओं में शामिल है। ए, पूछ रहा है क्या शामिल है, शिक्षक केंद्रित श्रवण, एक तरफा कार्रवाई को बढ़ाना, विद्यार्थियों की अंतर्बाधा को नजरअंदाज करना, अन्योन्य क्रियात्मक और स्थिर तत्वों में संतुलन बैठाना, ई, विचारवेश प्रक्रिया, एफ, अधिगमकर्ताओं के अधिगमकर्ताओं के समाजमितिक पक्ष को समझना। और नीचे विकल्प दिए गए हैं और उन विकल्पों में से इसका जो उत्तर है वह होगा 4, डी, ई, एफ। फिर से देख लीजिए डी, एफ कौन है, डी, ई, एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नांकित कथनों में से कौन से कथन शिक्षण प्रभावित की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को वर्णित करते हैं। विकल्प ए, शिक्षण में प्रभाविता हेतु मुख्य और सहायक व्यवहार का संगतिकरण और समन्वय। विकल्प 2, शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थियों के मस्तिष्क का प्रशिक्षण। विकल्प 3, प्रभावी शिक्षण समर्थ मार्गदर्शकों और सुकरकों के रूप में कार्य करते हुए विद्यार्थियों के ज्ञान निर्माण प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। विकल्प नंबर 4, शिक्षण मुख्यतः विद्यार्थियों को संसूचित करना है। विकल्प नंबर ई,
प्रभावी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं अपने अधिगम के साधकों की भूमिका में आना सिखाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वह है विकल्प नंबर 2 ACE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। किस शोध की रिपोर्टिंग में व्यक्तिगत और प्रसंगनिष्ठ संदर्भ अनुमन्य है? प्रयोगात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, नृजातीय परक शोध या सर्वेक्षण आधारित शोध? तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है प्रयोगात्मक शोध। नेक्स्ट पूछ रहा है क्षेत्र आश्रित अधिगमकर्ताओं के लक्षण या विशेषताएं क्या है? पहला विकल्प है पाठ्यक्रम में निजीकरण लाता है। दूसरा, शिक्षक से भौतिक संपर्क कम ही रखता है। तीसरा, सी, शिक्षक के निर्देशन एवं प्रदर्शन की अपेक्षा रखता है। चौथा, सहयोग में रुचि व्यक्त करता है। पांचवा, अकेले कार्य करने को वरीयता देता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका सही उत्तर है A, C और D। फिर से देख लीजिए A, C और D। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक कोड में यूनिवर्सल को एक कोड में UN मतलब इस तरह से पढ़ा जाता है। एक कोड में इसको ये लिख के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड को भाषा में ये लिखा जाता है। उसी कोड को भाषा में ये लिखा जाता है। तो अब पूछ रहा है कि उसी कोड को भाषा में कमर्शियल को इस रूप में लिखा जाएगा, मतलब कि इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसका यहाँ 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इन चारों विकल्प में से क्या उत्तर होगा? तो इसका जो उत्तर है वह उत्तर है ये। आप लोग इसको बना के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। दो संख्याओं का लघुत्तम समान गुणक LCM 144 है और उनका अधिकतम समान विभेदक 2 है। यदि उनका योग 34 है तो ये संख्याएं कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 23 और इसके विकल्प हैं यहाँ पर जो आपके विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है। और इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 4, माने कि 18 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन। शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार अनुमान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं आवश्यक हैं? पहला, पक्ष में हेतु का संज्ञान, हेतु और साध्य के बीच परवर्ती सहवर्तिता का संबंध। सी, पक्ष में साध्य का संज्ञान। डी, केवल पक्ष का संज्ञान। और इसका एक बार प्रश्न देख लीजिए। हाँ, और इसका जो उत्तर है वह है विकल्प 1। विकल्प 1 क्या क्या है? पक्ष में हेतु का संज्ञान और हेतु और साध्य के बीच अपवर्ती सहवर्तिता का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित तर्क में कौन सा तर्क दोष है? निम्नलिखित तर्क में से कौन सा तर्क दोष है? मिस्टर एक्स ने जो कहा उसमें वह गलत है क्योंकि वह स्वभाव से अनुशासनहीन है। यह किस प्रकार का तर्क दोष है? और इसका जो उत्तर है वह है एड होमिनेम। नेक्स्ट क्वेश्चंस। नीचे दे गए क्वेश्चन नंबर हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। उस क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पढ़ लेना अति आवश्यक है। और इसी को पढ़ने से सारे प्रश्न बनेंगे। तो ये बोल कह रहा है नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार अगले 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मान लीजिए 5 स्टोर A, B, C, D और E है ने
2400 लैपटॉप बेच दिया है। ए, बी, सी, डी और ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप का प्रतिशत क्रमशः क्रमशः 15%, 25%, 30%, 9% और 21% है। ठीक है, ये आंकड़े इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब इस पर आधारित प्रश्न है कि स्टोर ए द्वारा बेचे गए लैपटॉप का स्टोर डी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की तुलना में अनुपात क्या है। और इसका सही उत्तर है 2, 5:3। इसका सही उत्तर है 5:3, विकल्प नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न जो है सो इसी के आधार पर रहेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्टोर ए और ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या ए द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप की संख्या के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इसका जो उत्तर है वह उत्तर है 2, 40%, विकल्प संख्या 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या देखते हैं आगे। ए, सी और डी स्टोर को मिलाकर बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या कितनी, ये औसत निकालने की पूछ रहा है। और इसका जो उत्तर है वह है 432, माने कि विकल्प 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यही स्टोर सी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या और स्टोर ए और डी द्वारा मिलकर बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या के बीच में कितना अंतर है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 144, माने कि विकल्प संख्या 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपको जो आंकड़े दिए हैं उसी पर प्रश्न है। यदि उपयुक्त दिए गए आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाया गया होता तो ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होता। तो इस प्रश्न का उत्तर है 2, ये विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पूछ रहा है, सामुदायिक महाविद्यालय की अवधारणा निम्नलिखित में से किनको सुनिश्चित करती है। विकल्प है जीवन कौशल में संलिप्तता, विकल्प 2 उच्च शिक्षा प्रणाली में पाशर्विक प्रवेश, विकल्प 3 ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक अवसर, विकल्प 4 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना, विकल्प 5 स्थानीय महाविद्यालयों का विस्तार, विकल्प 6 निम्न स्तरीय रोजगार बाजार हेतु युवाओं को तैयार करना। और इसका जो उत्तर है प्रश्न संख्या 31 का वह है 1, ए, बी और सी। ए, बी, सी क्या है, फिर से देख लीजिए, ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समझौते में पहली बार प्रारंभ किया गया। पहला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल, तीसरा रियो शिखर सम्मेलन, चौथा पेरिस समझौता। और तो इसका जो उत्तर है वह है क्योटो प्रोटोकॉल, मतलब विकल्प संख्या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। शहरी क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक माने कि फोटोकेमिकल ध्रुव कोहरा की विद्यमानता के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। मतलब कि धूम कोहरा की वजह से क्या क्या बीमारियां समस्याएं हो सकती हैं वो पूछ रहा है। तो विकल्प 1 है श्वास संबंधी प्रभाव, विकल्प 2 आंख में जलन, विकल्प 3 नाक और गले में जलन, विकल्प 4 कैंसर जनक प्रभाव, विकल्प ई सबसे अंतिम दृश्यता में कमी। और इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 2, मतलब कि ए, बी, सी और ई इसको छोड़ के, इस विकल्प को छोड़कर सब। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में प्रश्न संख्या 34, वर्तमान में जून 2019 वर्तमान में भारत की कुल संस्थापित इलेक्ट्रिक विद्युत क्षमता में वृहत जल विद्युत परियोजनाओं सहित नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग है। और इस 34 प्रश्न का उत्तर होगा 35%, मतलब कि विकल्प ए इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूजेस टू नंबर्स टू रिस्पेक्ट डाटा इन कंप्यूटर। और इसके विकल्प हैं, आप देख लीजिए। और इसके जो उत्तर है बहुत आसान प्रश्न है, और इसका उत्तर है बाइनरी। बाइनरी में ही सारे कुछ होता है ना, 0 1 में कंप्यूटर में। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, तटीय क्षेत्रों का क्षरण, मृदा उर्वरकता, श्वसन स्वास्थ्य। और इसके विकल्प इतने सारे दिए हुए हैं, और इसके उत्तर मैं जूम आउट कर देता हूं, आप फिर से देख लीजिए। और इसका उत्तर होगा, वह होगा 1, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आईटी अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया। तो जो किया गया वो है सारसद, इसमें विकल्प 3 में, F में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट कॉलेज डेंसिटी, दैट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस पर लाख एलिजिबल populations in the age group of 18th to इसमें मतलब ये जो प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए, इसमें ये गौर करने वाली बात है कि द हाईएस्ट कॉलेज डेंसिटी, दैट इज मतलब कि मतलब एक जहाँ पर कॉलेजों का घनत्व है, द हाईएस्ट कॉलेज डेंसिटी दैट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस पर लाख एलिजिबल पॉपुलेशन इज द एज ग्रुप ऑफ 18 से 23 ईयर इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। और इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तर प्रदेश। हालांकि इस उत्तर में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है 38 में, इसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 39। देखिए प्रश्न संख्या 39 क्या पूछ रहा है, यूजीसी केयर की स्थापना निम्नलिखित में से किन पहलुओं को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। ये सारे आपके पास विकल्प हैं, आप मैं जूम आउट कर देता हूं, आप विकल्प पढ़ लीजिए और इसका मैं उत्तर फिर बताऊंगा। तो इसका जो उत्तर है वह है 4, मतलब कि ए, बी और सी, ये ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HEFA, हेफा निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है। इसका ये पूछा है फुल फॉर्म, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका उत्तर बताऊंगा। चलिए, तो इसका उत्तर है हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क एसोसिएशन। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन से दशमलव संख्या 35 का द्विभाजक समतुल्य है। तो देख लीजिए आप लोग, मैथ्स का प्रश्न है, और इसका जो उत्तर है वह है ये तीसरा। प्रश्न संख्या अगला 42 पूछ रहा है, लैंडस्लाइड्स आर ऑफ। विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए, मैं उत्तर बता दूंगा। पढ़ लिए, तो इसका उत्तर होगा जियोफिजिकल ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पूछा है, सैटेलाइट संचार निम्नलिखित में से किसके माध्यम से कार्य करता है। तो इसका उत्तर है ट्रांसपॉन्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैंकिंग सिस्टम एटीएम मीन्स फुल फॉर्म है। तो 44 का उत्तर हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, विकल्प 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा से संबंधित 10वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है।
आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीयकरण, दूसरा ग्रामीणीकरण, तीसरा सार्वभौमिकरण और तीसरा आईटीसी उन्मुखता। तो आप लोग पढ़िए, मैं इसको उत्तर बताऊंगा। इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीयकरण, विकल्प 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इधर गद्यांश दिए हुए हैं, उन गद्यांशों को पढ़ करके, तो मैं गद्यांश को ऐसे फिट कर देता हूँ, आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा रुक करके, और ये सारे के उत्तर है। एक कमज़ोर राज्य मजबूत राज्य के विरुद्ध युद्ध में कब आता है? तो इसका जो उत्तर है विकल्प 4 है इसका उत्तर। और फिर इधर गद्यांश है वहीं पूछा है, तो 47 का जो सही उत्तर होगा लगभग बराबर है। और इधर भी गद्यांश का ही प्रश्न है। सत्ता के संतुलन सिद्धांत के अनुसार कमजोर राज्य एक साथ मिलकर क्या करते हैं? आधिपत्य को रोकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सत्ता का संतुलन सिद्धांत मानता है, क्या मानता है कि? और इसका सही उत्तर है, सत्ता का संतुलन सिद्धांत मानता है कि वर्तमान विश्व में सत्ता विभेदकों का कोई प्रयोग नहीं है। अगला प्रश्न, किसी कमजोर राज्य द्वारा प्रतिद्वंद्व को बनाए रखने हेतु किसकी आवश्यकता है? तो इसका सही उत्तर है युद्ध को कायम रखने में लाभ की स्थिति। ये 50 प्रश्न हो गए पेपर 1 का, और मैं ऐसे ही करके और शिफ्ट हिंदी का कोशिश करूंगा कि शिफ्ट 1 के भी पेपर 1 का प्रश्न यहाँ पे डाल दूं, और कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इन सब के भी कोशिश करूंगा कि पेपर 1 के प्रश्न पत्र डाल दूंगा, और पेपर 2 का भी डाल दिया करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।